नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक। चुनाव आयोग की चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और 5 राज्यों के चुनाव आयोग बैठक में मौजूद हैं। और वहीं आपको बता दें, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हो रही है। उसमें करीब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। और वहीं आपको बता दें, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयोग के साथ बैठक हो रही है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और चुनाव आयोग की चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा की जा रही है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। और आपको बता दें, अगले साल 2022 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। और आपको बता दें, इस बैठक में चुनाव आयोग के साथ 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त अधिकारी के साथ ये बैठक की जा रही है और 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो विधानसभा चुनावों को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हो रही है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त बैठक में मौजूद है और वहीं आपको बता दें, अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग बैठक कर रहा है और कई राज्यों के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक कर रहा है और इस बैठक में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव आयुक्त मौजूद हैं और इसमें विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि कौशाम्बी से है। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी और वहीं आपको बता दें, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की कर रहे हैं मांग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बाहर किए गए कर्मियों के वापसी की भी मांग की जा रही है। और वहीं आपको बता दें, मजनपुर जिला अस्पताल के बाहर धरना जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एम्बुलेंस चालक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इन धरना प्रदर्शनों का तीसरा दिन है। इसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि कौशाम्बी से है, जहां पर एम्बुलेंस चालक ने हड़ताल कर रखी है और एम्बुलेंस कर्मियों की 3 दिन से हड़ताल जारी है और वो कई मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, आज एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है और एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी हुई है। और आपको बता दें, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांग कर रहे हैं कर्मचारी और इसके अलावा बाहर किए गए कर्मियों के वापसी की भी मांग की जा रही है और इसको लेकर एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर रखी है, जिसके बाद राज्य में एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, जिसके चलते ये हड़ताल जारी है। और वहीं आपको बता दें, करीब 3 दिन से ये हड़ताल जारी है, जिसके चलते जिले में एम्बुलेंस की सेवाएं ठप पड़ी हुई है और जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें, बाहर किए गए कर्मियों की वापसी की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मजनपुर जिला अस्पताल के बाहर ये धरना जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जिसकी वजह और वहीं यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनसीपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही है। के शर्मा मंगलवार को लखनऊ में थे। इस मौके पर यूपी प्रेस क्लब में शर्मा ने मीडिया से कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की अगुवाई में मोर्चा बनाना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसके लिए एनसीपी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए। हम महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहां पर समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को रोकेंगे। और वहीं शर्मा ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि यूपी में एनसीपी को युवाओं की और किसान की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहां बीजेपी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसे दबाया जा रहा है। और शर्मा ने आगे कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करना गलत है, पर अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने कहा कि 1 अगस्त से एनसीपी प्रदेश भर में प्रदेश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी, जिसमें किसानों और नौजवानों पर फोकस किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि लखनऊ से है। लखनऊ में शराब ठेके में 3,33,000 की लूट का मामला सामने आया है और लूट का पुलिस ने किया खुलासा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मुकदमावादी शशांक जायसवाल था मास्टरमाइंड और विकास रावत और रवि राजपूत गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 2,31,000 रुपए भी बरामद किए गए और साजिश में शामिल विशाल और अंकुर फरार हैं। और चिन्हित इलाके में शराब ठेके में हुई थी लूट। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुछ दिन पहले शराब ठेके में लूट का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू की थी और जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और उसमें चिन्हित इलाके में शराब ठेके में हुई थी लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें, शराब ठेके में करीब 3,33,000 की लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करी थी और वहीं पुलिस ने लूट का खुलासा किया है और इसमें मुकदमा वादी शशांक जायसवाल था मास्टरमाइंड। आपको बता दें, शशांक जायसवाल था इसका मास्टरमाइंड और विकास रावत और रवि राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 2,31,000 रुपए भी बरामद किए हैं। और आपको बता दें, शराब ठेके की लूट में और साजिश में शामिल विशाल और अंकुर अभी फरार हैं। इसमें पुलिस ने कई लोगों को आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, तो कई लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस का पता चला है। इस वायरस का नाम है नोरो। यह वायरस पिछले 5 हफ्तों से ब्रिटेन में तेजी से फैलते जा रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक अब तक इस वायरस से ब्रिटेन में 154 केस मिल चुके हैं और ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से पांव पसार रहे नोरो वायरस को लेकर चिंता जताई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि इस वायरस के संक्रमण से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। पीएचई ने इसे विंटर वॉमिटिंग बग कहा है।
हालांकि सीडीसी ने बताया कि इससे संक्रमित व्यक्ति तेजी से बहुत सारे पार्टिकल्स फैलाता है, लेकिन उसमें से कुछ ही दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर पाता है। और वहीं सीडीसी ने आगे बताया कि कोई व्यक्ति सीधे नोरो संक्रमण से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से इससे ग्रसित हो सकता है, और इसके अलावा दूषित खाने, दूषित सतह को छूने और बिना हाथ धोए खाना खाने से भी ये संक्रमण फैलता है। और जिस तरह से और भी सभी वायरस फैलते हैं, ठीक उसी तरह से नोरो वायरस का भी प्रसार होता है, और इस वायरस के चपेट में आने वाले व्यक्ति को दस्त, उल्टी, चक्कर आना, पेट में तेज दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और इसके संक्रमण से आंतों और पेट में सूजन भी हो सकती है। और वहीं इसके अलावा बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द भी इसके लक्षण में हैं। और इस वायरस से संक्रमित लोगों को 12 से 48 घंटों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरनगर, बारिश में कच्चा मकान हुआ धराशायी। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मुजफ्फरनगर से है। बारिश में कच्चा मकान हुआ धराशायी। मलबे में दबकर परिवार के 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, और दंपत्ति समेत 5 बच्चे मलबे में दबे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि मुजफ्फरनगर से है, जहां पर भारी बारिश के कारण कच्चा मकान ढह गया, जिसमें करीब परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, और पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मलबे में दबकर पति पत्नी की हालत गंभीर हो गई, और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं एसडीएम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि मुजफ्फरनगर से है, जहां पर बारिश से कच्चा मकान ढह गया और मलबे में दबकर परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, और इसमें दंपत्ति समेत 5 मलबे में दबे थे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला गया, और ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया, जिसके बाद पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके अलावा आपको बता दें, अस्पताल में एसडीएम घायलों से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मलबे में दबने से घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे एसडीएम मुजफ्फरनगर। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि कानपुर से है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सैकड़ों गांव में भरा बारिश का पानी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि कानपुर से है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और सैकड़ों गांव में भरा हुआ है बारिश का पानी, और भारी बारिश से दर्जनों कच्चे मकान गिरने की भी खबर सामने आ रही है, और लोग पानी निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें, बिल्हौर तहसील के कई गांव जलमग्न हो गए, और चौबेपुर थाने के कई गांव भी जलमग्न हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि कानपुर से है, जहां पर भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सका है, और आपको बता दें, सैकड़ों गांवों में जल भराव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और वहीं बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और इसमें कई घरों के बहने की भी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, सैकड़ों गांव के घरों में पानी भर गया है, जिसके ग्रामीणों ने पानी निकालने का प्रयास किया है, और भारी बारिश से दर्जनों कच्चे मकान भी गिरे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोग पानी के निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व वाले विशेषज्ञों के एक पैनल ने कहा है कि पंजाब वर्तमान में सबसे कम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ सबसे अधिक वित्तीय रूप से तनावग्रस्त राज्यों में से एक है। पंजाब की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पिछले साल सीएम अमरिंदर सिंह द्वारा विशेषज्ञों की एक टीम को गठित किया गया था, और हाल ही में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेषज्ञों के समूह ने सरकारी लोन की औसत लागत को कम करने,
पुलिस में भर्ती पर प्रतिबंध लगाने, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन को एक जैसा करने और व्यावसायिक टैक्स की कटौती को बढ़ाने जैसे उपायों का सुझाव दिया है। हालांकि रिपोर्ट में बिजली सब्सिडी और कृषि लोन माफी के मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। पैनल ने यह भी कहा कि जब तक अगले कुछ सालों में वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए उपाय नहीं किए जाते, तब तक पंजाब को उसकी पूर्व प्रतिष्ठित स्थिति में बहाल करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। और पैनल ने आगे कहा कि हम मानते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना अभी के लिए संभव नहीं है। कोरोना महामारी ने सभी राज्यों और केंद्र के राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया है, लेकिन महामारी के बाद सामान्य स्थिति हासिल करने के बाद एक ठोस प्रयास शुरू करने की जरूरत है। और वहीं एक्सपर्ट्स की टीम ने पंजाब सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए एक और एक्सपर्ट्स की टीम गठित करने का सुझाव भी दिया है। गुजरात में हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को ने की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह दूसरा ऐसा स्थल है जिसे इस महीने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले तेलंगाना के वारंगल में पालमपेट स्थित रामप्पा मंदिर को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। और धोलावीरा गुजरात में कच्छ प्रदेश के खडीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो लगभग 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन महानगर था। हड़प्पा सभ्यता के पुरस्थलों में से एक धोलावीरा कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडीर में स्थित है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए अपनी खुशी व्यक्त भी की और उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे इस खबर को सुनकर बहुत खुशी हुई है कि धोलावीरा एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था और हमारे अतीत के संबंधों को जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी है। और उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इतिहास या पुरातत्व संस्कृति में भरोसा रखते हैं तो एक बार धोलावीरा की यात्रा जरूर करें। और पीएम ने आगे कहा कि अपने छात्र जीवन के दौरान मैं पहली बार धोलावीर गया था। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे धोलावीरा में विरासत संरक्षण और रेनोवेशन से संबंधित पहलुओं पर काम करने का अवसर मिला था। हमारी टीम ने वहां टूरिज्म फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम किया है। पाकिस्तान से कब्जे वाले कश्मीर के लोग इतने आजिज आ चुके हैं कि पाक सेना के सामने ही आज़ादी के नारे लगाने लगे। दरअसल इसी रविवार को पीओके में चुनाव हुए जिसमें इमरान की पार्टी ने धोखे और धांधली से जीत दर्ज की, जिसके बाद यहां बवाल शुरू हो गया। धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई। पीओके में हिंसा को लेकर इमरान खान स्थानीय लोगों के साथ साथ विपक्षी के निशाने पर भी आ गए हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम ने लिखा, तहरीक ए इंसाफ की फर्जी जीत के पहले दिन ही पीओके में भी आज़ादी के नारे लगे। जब आप लोगों के वोट पर डाका डालेंगे और उन पर जुल्म करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरोप लगाया कि पीटीआई ने धांधली के जरिए चुनाव जीता और उन्होंने रविवार को हुए चुनावों के नतीजे को खारिज कर दिया। भुट्टो ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग चुनावी नियमों का उल्लंघन करने पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हिंसा और धांधली का सहारा लिया। इसके बावजूद पीपीई 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसे पिछली बार केवल 3 सीटें मिली थी। बिलावल ने पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची भी साझा की है। देश के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, केरल, हर जगह इंसान कुदरत के आगे लाचार नजर आ रहा है। अब कारगिल में अचानक आए बाढ़ ने भी तबाही मचा दी है। इस बाढ़ के बाद लेह का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है।
नेशनल हाईवे 301 अस्थायी रूप से बंद हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई और वहीं बताया जा रहा है कि यहां तापमान में अचानक वृद्धि हुई है और पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लद्दाख के कारगिल में नदियों नालों में बहुत सारा पानी आ गया है। इस पानी की वजह से संग्रा शंकु में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से संग्रा शंकु घाटी में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट को 70% नुकसान पहुंचा और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं मौसम विभाग ने श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत को दिला दी, साथ ही मौसम को भी सुहाना बना दिया। मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी रहेगा और वहीं एक और जहां बीते दिन और आज हुई तेज बारिश ने उमस को झेल रहे दिल्ली वासियों को राहत दी, तो वहीं दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक आनंद विहार, सरिता विहार, आईटीओ समेत कई इलाकों में जल भराव के चलते भारी ट्रैफिक का लोगों ने सामना किया। साथ ही जल भराव के कारण सड़क किनारे लगी दुकानें पूरी तरह प्रभावित होती दिखी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में 100 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई, जो साल 2013 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। और वहीं बताया जा रहा है कि बीते एक दशक में ये तीसरी बार है जब 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। और वहीं मौसम विभाग ने आज भी तेज़ बारिश का अनुमान लगाया है और विभाग ने तेज़ बारिश के आसार को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।